तो आज हम लोग बच्चे पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग, कैसे रक्त के थक्के जम जाते हैं हमारे शरीर में, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग ब्लड क्लॉटिंग, ठीक। तो आपने देखा होगा कई बार खून निकलने लगता है जब हमको चोट लग जाती है या जख्म हो जाता है, किसी नुकीली चीज़ से हम टकरा जाते हैं और उसके बाद सडनली ये जो खून है ये रुकने लगता है, रुक जाता है। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ठीक। समटाइम्स blood flows from wound, blood flows from wound, but after some time it stops automatically. It stops automatically. This phenomena is called as clotting of blood. इस फिनोमेना को हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक। तो अगर हमारा जो ब्लीडिंग टाइम है, ब्लीडिंग टाइम 1 से 3 मिनट है, 1 to 3 मिनट, तो क्लॉटिंग टाइम जो होगा, क्लॉटिंग टाइम वो 3 से 8 मिनट होगा। 3 से 8 मिनट में ब्लीडिंग रुक जाएगी, ठीक। अब ये जो ब्लड क्लॉट्स हैं ये 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक है थ्रोम्बस क्लॉट और दूसरा है स्टैटिक क्लॉट। एक है थ्रोम्बस क्लॉट, दूसरा है स्टैटिक क्लॉट। तो देखिए थ्रोम्बस क्लॉट क्या होता है, सॉरी, पहला है थ्रोम्बस क्लॉट और दूसरा है एम्बोलस क्लॉट। दूसरा है एम्बोलस क्लॉट। तो थ्रोम्बस क्लॉट क्या होता है, ठीक। थ्रोम्बस क्लॉट हमारे स्टैटिक क्लॉट्स होते हैं, स्टैटिक क्लॉट्स होते हैं which grows bigger and bigger, which grows bigger and bigger। थ्रोम्बस क्लॉट वो होते हैं जो समय के साथ बढ़ते चले जाते हैं और बड़े होते चले जाते हैं और ये अल्टीमेटली ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, तो उनको हम कहते हैं थ्रोम्बस क्लॉट एंड ब्लॉक द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को ये ब्लॉक कर देते हैं, ठीक। ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक। एम्बोलस क्लॉट्स जो होते हैं ये मूविंग क्लॉट्स होते हैं। एम्बोलस क्लॉट्स की हम बात करें तो ये मूविंग क्लॉट्स होते हैं जो कि ब्लड के साथ फ्लो करते हैं, विच फ्लो विद ब्लड। ये ब्लड के साथ फ्लो करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं एम्बोलस क्लॉट। क्या कहते हैं? एम्बोलस क्लॉट। ये मूविंग क्लॉट्स हैं जो कि ब्लड के साथ फ्लो करते हैं, ठीक। इनको हम कहते हैं एम्बोलस क्लॉट, ठीक। अब बात आती है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म क्या है? ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, किस प्रकार से ब्लड क्लॉटिंग होती है? मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, इतना नोट डाउन कर लीजिए पहले।
देखिए सबसे पहला इसमें स्टेप आता है रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। सबसे पहला जो इसमें स्टेप आता है वो है रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में सबसे पहला स्टेप है थ्रोम्बोप्लास्टिन का रिलीज होना। ठीक, तो जो हमारे टिश्यू इंजर्ड होते हैं, जो हमारे टिश्यू इंजर्ड टिश्यू होते हैं, ठीक, ये आपका एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं। इंजर्ड टिश्यू जो होते हैं वो आपका एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं। ठीक, और प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें, जो प्लेटलेट्स हैं हमारी, तो प्लेटलेट्स आपकी एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती हैं, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती हैं। ठीक, तो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है आपका इंजर्ड टिश्यू जो है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं और प्लेटलेट्स एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती हैं। तो इंजर्ड टिश्यू जो है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे और प्लेटलेट्स एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे, और ये दोनों आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन सिंथेसाइज करेंगे। ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन सिंथेसाइज करेंगे। ठीक है ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिंथेसिस होता है। ठीक, अब ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन जो हैं ये आपके प्लाज्मा प्रोटीन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन जो हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या करेंगे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। जब रिएक्ट कर जाएंगे तो ये आपका क्या करेंगे, ये हेपेरिन नाम के सब्सटेंस को इनएक्टिवेट कर देंगे। ये हेपेरिन नाम के सब्सटेंस को इनएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हेपेरिन का जो इनएक्टिवेशन हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है कि यहाँ पे एक एंजाइम बन जाता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिनेस। तो ये प्रोथ्रोम्बिनेस एंजाइम की वजह से हेपेरिन नाम का जो सब्सटेंस होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है ना, तो प्रोथ्रोम्बिनेस। ठीक, अब देखिए, अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, ये तो पहला स्टेप हो गया। व्हाट इज सेकंड स्टेप? ठीक, सेकंड स्टेप में कन्वर्जन होता है। सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेप में कन्वर्जन होता है प्रोथ्रोम्बिन का। सेकंड स्टेप में कन्वर्जन होता है प्रोथ्रोम्बिन का। ठीक, तो प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन होता है थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन होता है थ्रोम्बिन में, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। ठीक, तो जो ये प्रोथ्रोम्बिनेस एंजाइम है, प्रोथ्रोम्बिनेस एंजाइम है, इसकी अगर हम बात करें तो ये प्रोथ्रोम्बिनेस एंजाइम जो है ये क्या करता है, ये आपका इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट कर देता है तो ये बन जाता है हमारा एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन। ये बन जाता है एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन। ठीक, तो ये जो प्रोथ्रोम्बिनेस एंजाइम है ये इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, और ये जो सारी चीजें होती हैं ये कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में होती हैं। ठीक, अब आता है हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमारा जो फिब्रिनोजन है, कन्वर्जन ऑफ
फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। हमारा जो फिब्रिनोजन है वो आपका फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिब्रिनोजन जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो फिब्रिनोजन की अगर बात की जाए तो फिब्रिनोजन जो है ये सॉल्युबल प्रोटीन है प्लाज्मा का। फिब्रिनोजन जो है ये सॉल्युबल प्रोटीन है प्लाज्मा का। ठीक, फिब्रिनोजन जो है प्लाज्मा का सॉल्युबल प्रोटीन है। ठीक, अब थ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करता है? थ्रोम्बिन प्रोटीन जो है, अगर हम थ्रोम्बिन प्रोटीन की बात करें तो ये थ्रोम्बिन प्रोटीन जो है ये फिब्रिनोजन के पॉलीमर्स को, फिब्रिनोजन के मोनोमर्स को ये पॉलीमराइज करता है। थ्रोम्बिन प्रोटीन पॉलीमराइज करता है फिब्रिनोजन के मोनोमर्स को, पॉलीमराइज मोनोमर्स ऑफ फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन, तो ये फिब्रिनोजन के मोनोमर्स को पॉलीमराइज करता है। किसमें करेगा? टू इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन फिब्रिन। किसमें करेगा? टू इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन फिब्रिन। फिब्रिन नाम के फाइब्रस प्रोटीन में ये कन्वर्ट करेगा। तो इसीलिए हमने बोला कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन, फिब्रिनोजन से फिब्रिन का कन्वर्जन। ठीक, अब जो ये फाइब्रिन फाइबर्स हैं, फाइब्रिन प्रोटीन के जो फाइबर्स हैं, ये एक नेटवर्क बना देते हैं उस जगह जहां पे कट लगा होता है, चोट का निशान होता है, वहां पे ये नेटवर्क बना देते हैं। फॉर्म्स अ नेटवर्क, फॉर्म्स आर नेटवर्क, फाइब्रिन फाइबर्स फॉर्म्स आर नेटवर्क इन द कट ऑफ वुंड। जो जख्म हो जाता है, चोट लग जाती है, वहां जो भी कट लगा होता है वहां से ब्लीडिंग रोकने के लिए ये फाइबर्स का एक नेटवर्क बना देते हैं और उस नेटवर्क की वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है। ठीक, तो ये काम होता है हमारा फिब्रिन का। तो देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले इंजर्ड टिश्यू से एक सब्सटेंस निकलता है जिसका नाम है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या नाम है? एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट्स जो हमारे अंदर होती हैं वो एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती है। दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन है, कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में प्लाज्मा प्रोटीन बनाते हैं। और प्लाज्मा प्रोटीन क्या करता है? ये एक एंजाइम बनाता है, प्रोथ्रोम्बिनेस एंजाइम, जो कि हेपेरिन को इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक, अब ये प्रोथ्रोम्बिनेस एंजाइम क्या करता है? इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। वहीं पे फिब्रिनोजन जो है वो सॉल्युबल प्रोटीन है प्लाज्मा का। थ्रोम्बिन प्रोटीन फिब्रिनोजन के मोनोमर्स को पॉलीमराइज करके आपका फाइब्रस प्रोटीन फिब्रिन को बना देता है, जो कि इनसॉल्युबल होता है। अगर सॉल्युबल होगा तो इसका क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। तो फिब्रिन के जो फाइबर्स हैं वो नेटवर्क बनाते हैं जहां पे चोट लगी होती है। ठीक, तो इसका नोट डाउन कर लीजिए, फिर पढ़ाते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स।
तो हम लोग पढ़ेंगे क्लॉटिंग फैक्टर, है ना, कि क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं। ठीक, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो देखिए 13 फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। 13 फैक्टर्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। अगर ब्लड क्लॉटिंग की बात की जाए तो 13 फैक्टर ऐसे होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक, ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपके लीवर में प्रोड्यूस होते हैं। दीज फैक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड इन लीवर। कहाँ पैदा होते हैं? लीवर में पैदा होते हैं। ठीक, और इनको बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो है हमारा विटामिन के। विटामिन के की जरूरत पड़ती है इनके सिंथेसिस के लिए। इन सिंथेसिस ऑफ these factors, इन फैक्टर्स के सिंथेसिस के लिए विटामिन के की जरूरत पड़ती है। ठीक, अब इन फैक्टर्स को हम रोमन नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे फर्स्ट, सेकंड। तो पहला है हमारा फिब्रिनोजन, पहला क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट है फिब्रिनोजन। दूसरा है आपका प्रोथ्रोम्बिन। ठीक, इसी के साथ तीसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन, तीसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक, चौथा है आपका कैल्शियम आयन, Ca++ आयंस। ठीक, पांचवें की बात अगर हम करें तो प्रो एक्सिलरिन है, पांचवा है प्रो एक्सिलरिन। ठीक, छठवें की बात करें तो छठवा है आपका एक्सिलरिन। ठीक, सेवेंथ की बात करें तो सेवेंथ है हमारा प्रो कन्वर्टिन। एट फैक्टर की बात करें तो वो है आपका AHG। अब ये AHG का मतलब क्या है? ठीक, AHG को हम बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। क्या कहते हैं? एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। ठीक है, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। ठीक, नाइन्थ है हमारा क्रिसमस फैक्टर, नाइन्थ है क्रिसमस फैक्टर। टेंथ है हमारा स्टुअर्ट फैक्टर, स्टुअर्ट फैक्टर। 11th है PTA प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, अगर 12th की बात करें तो 12th है हमारा हैगमैन फैक्टर। और 13th जो है वो है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, FSF, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर।
तो जो ये फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है इसको हम लैकी लोएंड फैक्टर भी कहते हैं। तो टोटल आपके 13 फैक्टर्स होते हैं और ये 13 फैक्टर्स जो हैं इनके निर्माण के लिए विटामिन के जिम्मेदार होता है, विटामिन के सिंथेसिस होता है और ये लीवर में प्रोड्यूस होते हैं। पहला फिब्रिनोजन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा कैल्शियम आयंस, पांचवा प्रोएक्सिलरिन, छठवां एक्सिलरिन, सातवां प्रोकन्वर्टिन, आठवां एएचजी एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, 9th है आपका क्रिसमस फैक्टर, 10th है स्टुअर्ट फैक्टर, 11th है पीटीए प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन और 12th है हैगमैन फैक्टर एंड 13 एट द लास्ट इज फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर दैट इज आल्सो नोन एज लाकी लोएंड फैक्टर। तो ये टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं और इन्हीं 13 फैक्टर्स की बदौलत हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता है। ठीक, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर ब्लड ग्रुप्स पे आते हैं।
अब हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं ना, तो अक्सर हम लोग ब्लड ग्रुप चेक कराते हैं अपना, किसी का बी पॉजिटिव आता है, किसी का ए पॉजिटिव आता है, ए बी आता है, वो ब्लड ग्रुप आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जो एंटीजन्स आपके ब्लड ग्रुप की यानी आरबीसी की सरफेस पे होते हैं, एंटीजन्स विच आर प्रेजेंट ऑन the surface of RBC, RBCs की जो सरफेस पे एंटीजन्स मौजूद होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं एग्लूटिनोजन्स, एग्लूटिनोजन्स, ठीक। और जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, एंटीबॉडीज ऑफ ब्लड ग्रुप, एंटीबॉडीज ऑफ ब्लड ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन सीरम, प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं उनको हम कहते हैं एग्लूटिनिन, एग्लूटिनिन्स, इनको हम क्या कहते हैं? एग्लूटिनिन बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप जो है हमारे 4 प्रकार के होते हैं। अगर ब्लड ग्रुप्स की हम बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है ए, एक होता है बी, और एक होता है ए बी, और एक होता है ओ। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ठीक। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, इनको डिस्कवर कराया था लैंडस्टीनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर नाम का एक साइंटिस्ट था, डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। और इन्हीं को फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग भी बोला जाता है। क्या बोला था? फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक। तो यहां पे हम एक टेबल देखेंगे, तो इस टेबल में हम पहले लिखेंगे ब्लड ग्रुप, इस टेबल में हम लिखेंगे ब्लड ग्रुप, इसके सामने हम लिखेंगे एंटीजन ऑन आरबीसीज, एंटीजन ऑन आरबीसीज, ठीक। फिर आगे लिखेंगे एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, ठीक। और उसके बाद हम लिखेंगे कि उस व्यक्ति को, कौन सा व्यक्ति, ब्लड ग्रुप का व्यक्ति अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, डोनर ग्रुप, ठीक। कौन इसको डोनेट कर सकता है? तो जैसे हम बात करते हैं ए ब्लड ग्रुप वाले की, तो ए ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन होगा वो ए होगा, और एंटीबॉडी जो होगा वो एंटीबॉडी बी होगा, ठीक। ए ब्लड ग्रुप वाले को, ए ब्लड ग्रुप वाला भी डोनेट कर सकता है, ओ वाला भी कर सकता है। फिर बात आती है बी ब्लड ग्रुप की, ठीक। तो बी ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी होती है ए, एंटीबॉडी ए होती है। बी ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड ग्रुप वाला डोनेट कर सकता है और ओ ब्लड ग्रुप वाला डोनेट कर सकता है। फिर बात आती है ए बी ब्लड ग्रुप की, ठीक। तो ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन होता है ए और बी, और यहाँ पे एंटीबॉडीज जो है वो निल होती हैं, ठीक। तो इसको ए बी कर सकता है, ए कर सकता है, बी कर सकता है और ओ कर सकता है, ठीक। अब लास्ट में जो हमारा चौथा ब्लड ग्रुप आता है, इस पे आपका कोई एंटीजन नहीं होता है, निल होता है, और एंटीबॉडी की अगर हम बात करें तो एंटीबॉडी यहाँ पे ए होती है और बी होती है, और इसको सिर्फ और सिर्फ
ओ ब्लड ग्रुप वाला डोनेट कर सकता है। तो इस प्रकार ये हमारा चारों ब्लड ग्रुप का डेमोंस्ट्रेशन था, जिसमें हमने एंटीजेंस के बारे में पढ़ा, जिनको हम एग्लूटिनोजेंस कहते हैं, जो कि सरफेस ऑफ आरबीसी पे मौजूद होते हैं। एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ा, जो कि सीरम यानी प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं, इनको हम एग्लूटिनिन्स कहते हैं। ठीक, और इनको कौन कौन व्यक्ति ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है उसके बारे में पढ़ा। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आज के लिए आपका इतना ही रहता है।